Good afternoon, students. So today we discuss about cervical cancer. Earlier we discussed about the liver cancer. So हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किए हैं जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जो सर्विक्स का हमारा ये इंटरनल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें जो सर्विक्स है वो कुछ इस तरीके से है और जो है ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि हम सर्वाइकल कैंसर पढ़ रहे हैं तो हम कैंसर की कंडीशन बता रहे हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल स्टेज, फिर अर्ली स्टेज जब सर्वाइकल कैंसर होने का हो रहा होता है तो उस ये जो डॉटेड दिख रहे हैं ये डॉट्स ये सारे कैंसर के सेल हैं जो वहाँ पे ग्रोथ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अर्ली स्टेज में, लेट स्टेज में इस तरीके से फैला हुआ है और फिर सेकेंड स्टेज में ये पूरा कैंसर को कवर कर लेता है, कैंसर से पूरा सर्विक्स कवर कर लिया है। ठीक है, और अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू है सर्विक्स का। ठीक है, जिसमें ये ग्रो कर रहा है, पूरा यूट्रस तक कवर करेगा। ठीक है, तो ये था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं कि सर्वाइकल कैंसर कहाँ पे कॉज हो रहा है। सर्विक्स की लाइनिंग में। ठीक है, जो लाइनिंग है ना सर्विक्स की, देखो ये लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग है सर्विक्स की। ठीक है, इस लाइनिंग में हो रहा है। अब और कहाँ पे, लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। यहाँ पे यूट्रस आ जाएगा, ये पूरा यूट्रस है। ठीक है, और ये यूट्रस का लोअर पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यूट्रस के लोअर पार्ट में हो रहा है जहाँ पे विजाइना का एंट्रेंस है। सपोज अगर हम इसका आगे का व्यू बनाएंगे तो ये है पाथवे विजाइना का। ठीक है, ये विजाइना का पाथवे है। ठीक है, और ये है यूटेरस, ये होता है सर्विक्स और ये है विजाइना। क्लियर? तो ये यहाँ पर सर्विक्स, यूट्रस के जस्ट लोअर पार्ट में, सर्विक्स की लाइनिंग में, विजाइना के एंट्रेंस में। ठीक है, वेजाइना जहाँ खत्म हो रही है वहाँ पे, यहाँ पे सर्विक्स में क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। ठीक है, ये फ्लैटेंड स्केली और इसकी जो सेल होती है फ्लैटेंड होती है और स्केली होती है। स्केली मतलब इस तरीके से डॉट डॉट, बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे दाद हो जाती है उस तरीके से ये प्रेजेंट होता है, इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो सर्वाइकल कैंसर की डेफिनेशन क्या है, आइए समझते हैं। मैं लिख देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। सर्वाइकल कैंसर develop in the lining of the cervix. Cervical cancer develop in the lining of the cervix okay, cervix, the lower part of the uterus, the lower part of the यूट्रस। जैसे अभी मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको बताया कि यूट्रस के लोअर पोर्शन में हो रहा है, राइट, तो वहीं पे हो रही है। ठीक है, दैट एंटर्स द वजाइना, दैट एंटर्स द वजाइना most of 80 to 90% invasive cervical cancer develop the flat scaly surface cell that line the cervix। यहाँ पर most of 80 to 90% invasive
cervical cancer develop in flat, scaly surface cell that line the cervix. Called squamous cell carcinoma. Called squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma. Okay. So here, let's discuss about the definition of cervical cancer. Cervical cancer develop in the lining of cervix, the lower part of the uterus that enter the vagina. Most of 80 to 90% invasive cervical cancer develop in the flat scaly surface cell that line the cervix called squamous cell carcinoma. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वाइकल कैंसर कहाँ पे डेवलप हो रहा है? सर्विक्स की लाइनिंग में. कहाँ? यूट्रस के लोअर पार्ट में, और जो कि विजाइना का एंटर होता है, फिर जहाँ पे सर्विक्स होता है उस जगह पे. ठीक है, ज़्यादातर 80 से 90% जो सर्वाइकल है वो कैसे डेवलप होता है? फ्लैट स्केली सरफेस पे, जहाँ पे वो अपनी सेल डेवलप करना है. किसके कहाँ पर होता है ये? सर्विक्स की लाइनिंग में, जिसको हम स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं. ठीक है, तो ये था इसकी डेफिनेशन. अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर और इसके कॉज के बारे में. ठीक है, तो रिस्क फैक्टर इसका क्या होगा? एब्डोमिनल चेंजेस होंगे सर्वाइकल टिश्यू में. ठीक है, सर्वाइकल टिश्यू में एब्नॉर्मल. देखो, अब यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि सर्वाइकल कैंसर है तो इसके रिस्क फैक्टर इटियोलॉजी सबसे ज्यादा क्या हो? सबसे ज्यादा ये एसटीडी से ही होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, या सॉरी, इट इज नॉट ट्रांसमिटेड बट इट्स अकर most of the time by sex, or to change the multiple partners, having multiple partners, immune system का weak हो जाना, पैप टेस्ट रेगुलर नहीं करवाना. ठीक है, और HPV होना. HPV इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है, जिसमें जो अर्ली सेक्सुअल कांटेक्ट में आना. ठीक है, और चिल्ड्रंस बहुत सारा होना, बहुत ज़्यादा चिल्ड्रंस बेयर करना. ठीक है, और पैप टेस्ट का रेगुलरली चेकअप नहीं करवाना या पैप टेस्ट नहीं करवाना. या सिगरेट और स्मोक की वजह से भी होता है, पर ये बहुत सेकेंडरी कॉज हो गया, पर प्राइमरी कॉजेज ये है. और फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी लेना उसके वजह से भी होता है. तो सबसे पहला इसमें एबनॉर्मल चेंजेस आएंगे, जिसमें एबनॉर्मल चेंजेस विद एसोसिएटेड सर्टेन फैक्टर इंक्लूडिंग प्रीवियस इन्फेक्शन इन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. तो सबसे पहला इसका रिस्क फैक्टर या कॉजेटिव एजेंट आएगा ह्यूमन पैपिलोमा virus, which is also known as HPV. Okay, then the second cause or risk factor of it is early sexual contact. Early sexual contact. Then second is multiple sexual partner. Multiple sexual partner. ठीक है, और हैविंग मैनी चिल्ड्रन.
Fourth one is having many children. Children. ठीक है. Lack of regular pap test. Lack of regular pap test. Lack sorry of regular pap test. Right? Next is weak immune system. Immune system. Okay. Or cigarette smoking or taking oral contraceptive. Cigarette smoking or taking oral contraceptive. So here the risk factor of cervical cancer, which is caused by the human papilloma virus. It is also known as HPV. Early sexual contact. ठीक है. Next is multiple sexual partner, having multiple sexual partners, or having many children, बहुत ज़्यादा बच्चे होना, lack of regular pap test नहीं होना, immune system का weak हो जाना, ठीक है. Cigarette और smoking का ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना, और oral contraceptive, having oral contraceptive, these under the come under the cervical cancer. Next, we have come to the clinical manifestation. So, clinical manifestation is first we have seen the pathophysiology of cervical cancer. So, as I told you, कि जितने भी कैंसर रिलेटेड है हमेशा इटियोलॉजिकल फैक्टर, नॉट ओनली द कैंसर रिलेटेड, हर डिजीज में आप इटियोलॉजिकल फैक्टर को उठाओ, उसमें से डेफिनेशन का पोर्शन निकालो, डेफिनेशन में स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो लिखो, मेंशन करो. तो जैसे कि मैं अभी आपको फिर से करके बताती हूँ यहाँ पर. सपोज ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू एनी etiological factor, for example कुछ भी ले लो, lack of regular pap test, cigarette smoking, early sexual या human papilloma virus, HPV को ही ले लेते हैं, ठीक है. HPV, ठीक है. then it is caused by this. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, abnormal cell या abnormal changes in the cervical tissue. Here the abnormal changes in the cervical tissue, right? The next, यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, associated with certain factor which is associated with, which is associated with certain factor. Clear? The next is, which leads to the cancerous cell develop, cancerous cell develop होने लगी यहाँ पे, ठीक है, develop the lining of the cervix.
or due to this the cell grow, क्योंकि यहाँ पे ग्रो कर रही है ना, तो यहाँ पर जो स्क्वामस एपिथेलियल पढ़ा था हमने, है ना, वो क्या हो रहा है, स्क्वामस एपिथेलियल सेल इज ग्रो abnormally. क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा है, एबनॉर्मली ग्रोथ हो रही है. ओके, so due to the etiological factor, abnormal cancer is carried the tissue which is associated with certain factors. Cancerous cell develop in the lining of cervix due to this the cancer cell grow abnormally, which leads to the cervical cancer, which leads to the cervical cancer. Right? Here the cervical cancer is occur. Now this is the पैथोफिजियोलॉजी. तो यहाँ पे क्या देखा था हमने, सबसे पहले कि इटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि कोई भी ले लिया रैंडमली एचपीवी, उसके कारण एबनॉर्मल क्या ग्रो सेल का जो एबनॉर्मली सेल है वो कैंसरस सेल वहाँ पे मतलब सर्वाइकल के टिश्यू वहाँ पे ग्रोथ होने लगे. ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, ये जो भी हो रहा है ये कुछ फैक्टर्स लेके आया जिसके कारण कैंसरस सेल डेवलप होने लगी सर्वाइकल के लाइनिंग में, जिसके वजह से सेल का ग्रो होने लगा एबनॉर्मली, है ना, और जिसने क्या कॉज कर दिया, सर्वाइकल कैंसर कॉज कर दिया यहाँ पे. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में. तो अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में. तो यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहला क्या आएगा, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज विजाइनल ब्लीडिंग. अब ये विजाइनल ब्लीडिंग ऐसा नहीं है कि मेंसेस की वजह से हो रही है, मेंसेस इन द सेंस की पीरियड, है ना, तो यहाँ पे उसकी वजह से नहीं हो रही है, बट बाय हैविंग एनी, जैसे कि ब्लीडिंग हो रही है तो कंटिन्यूसली हो रही है ना, तो उस कंडीशन में होगा. ठीक है, वाटरी वेजाइनल डिस्चार्जेस आफ्टर इंटरकोर्स, तो इंटरकोर्स के बाद जो है एकदम वाटरी वेजाइनल डिस्चार्जेस होंगे. ठीक है, पेल्विक और लोअर बैक पेन होगा, है ना, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, मतलब जिसे हम डिस्पेरिया बोलते हैं. उसके बाद पेनफुल यूरिनेशन भी होगा, डाययूरिया जिसको हम बोलते हैं. एडिमा होगा लोअर एक्सट्रीमिटीज में, और वेट लॉस होगा, एनीमिया होगा. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज abnormal vaginal bleeding. Okay, then the second one is watery vaginal discharges. The watery vaginal discharges after sexual intercourse. Okay, then third one is pelvic and low back pain. Pelvic and low back pain. Fourth, painful sexual intercourse. Painful
sexual intercourse. ठीक है. Then fifth one is painful urination. पेनफुल यूरिनेशन. इनकी टर्म जो है वो भी लिखना है. जैसे यूरिनेशन को, पेनफुल यूरिनेशन को डायरिया कहते हैं. ठीक है, यूरिनेशन. तो यहाँ पे इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. पेनफुल पेनफुल सेक्सुअल यूरिन को डिस्पेरिन्यूरिया कहते हैं. DYS पेरिन्यूरिया ये कहते हैं. ठीक है. देन सिक्स्थ वन इज weight loss. WEGHT, weight loss. Seventh is edema. So here clinical manifestation means sign and symptoms of cervical cancer. The first symptom of cervical cancer is most common symptom है जो ये abnormal bleeding होगी vagina में से, है ना. मतलब जो मेंसेस है उसको छोड़ के भी कंटिन्यूस ब्लीडिंग होते रहेगी, है ना. और वाटरी वेजाइनल डिस्चार्जेस होंगे आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स. उसके बाद पेल्विक और लो बैक में पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, जिसको हम टर्म करते हैं ऐसे डिस्पेरिन्यूरिया. और देन फिफ्थ वन इज पेनफुल यूरिनेशन होगा, जिसको हम डायरिया भी कहते हैं. वेट लॉस होगा, एडीमा होगा. ठीक है, एनीमिया भी होगा. ठीक है, एडीमा लोअर एक्सट्रीमिटीज में होगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज में होगा. और उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पे, एनीमिया भी हो रहा है. क्लियर. ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, सर्वाइकल कैंसर के. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस में. रिपीटेडली वही डायग्नोसिस आएगा जो मैंने आपको लिवर कैंसर में बताया, लेबोरेटरी टेस्ट होंगे. ठीक है, और कुछ यूरिन टेस्ट वगैरह, और वेजाइनलोस्कोपी भी होगी इसमें. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, क्रायो सर्जरी इसमें भी होगी. लूप ऑफ इलेक्ट्रो इंसिजन वाली प्रोसेस भी होगी, या कोन बायोप्सी भी हो सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें. ठीक है, तो ये सारे इसके डायग्नोसिस में आएगा, मतलब एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वगैरह सारी चीज़ें इसमें. MRI, सिटी तो मे भी शायद सिटी हो, पर बाकी ये सारे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होंगे ही होंगे. तो हम बात करते हैं सीधे मैनेजमेंट पे. तो मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को हील करने के लिए देंगे, बट यहाँ पे सर्जरी क्या होगी, सर्जरी रिलेटेड जो सिम्टम देंगे वो हम सबसे पहले तो इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर को ठीक करने के लिए बायोलॉजिकल थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी देंगे. मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट की बात करते हैं हम. सबसे पहले इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेटास्टैटिक डिजीज आर यूजुअली ट्रीटेड बाय, सबसे पहले इसमें सर्जरी आ जाएगी, कीमोथेरेपी आ जाएगी. ठीक है, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी आ जाएगी. क्रायोथेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी भी.
इसके अंदर, ठीक है। अब हम सर्जरी जैसे हिस्टेक्टोमी करेंगे और रेडिकल हिस्टेक्टोमी करेंगे। और क्या करेंगे यहाँ पे दूसरा हिस्टेक्टोमी, ठीक है, और रेडिकल हिस्टेक्टोमी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी तो हमने लिख लिया, मेंशन कर लिया है, ठीक है, पर फिर भी स्पेसिफिकली करना है इसमें। क्रायो सर्जरी होगी, लेजर सर्जरी होगी। क्या होगी इसमें? क्रायो सर्जरी और लेजो सर्जरी भी परफॉर्म होगी, ठीक है। अब ये था इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में मैंने आपको पहले भी बताया, दो तरह के केयर प्लान बनेंगे, एक सर्जरी बिफोर सर्जरी, एक आफ्टर सर्जरी, प्री पोस्ट के दोनों। प्री में हम अपनी पेशेंट से रिलेटेड मतलब उसको सर्जरी के लिए तैयार करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको लेनी है, जैसे उसका इनटेक आउटपुट चार्ट, फ्लूइड बैलेंस और ब्लड वगैरह चेक करके लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन देख के ही उसको सर्जरी के लिए भेजेंगे। और उसके बाद फिर उसका एंटी स्टमक और उसको सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करेंगे। लैक ऑफ नॉलेज है तो उसके नॉलेज को फुलफिल करेंगे। आफ्टर दैट we after the surgery we have given to the proper medication, proper rest, proper knowledge about the surgery, and also we have given the proper position to the patient, so he or she, so she will take rest, and then we have given all those मेटास्टेसिस टेस्ट जो कि जिससे कि वो हील हो सके, मतलब उसको रिलीफ मिल सके अपने पेन से, है ना। तो ये सारी सर्जरी हम परफॉर्म करेंगे। फिर हम बात करते हैं सीधे प्रिवेंशन पे। तो प्रिवेंशन पे हम सारे इसमें कुछ नहीं, प्रिवेंशन पेल्विक एग्जामिनेशन आपको रेगुलरली करवाना चाहिए और पैप टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा लग रहा है, कुछ भी ऐसा दिख रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो पैप सीमर टेस्ट तो आपको करवाना चाहिए। अगर एक्टिवली आप सेक्शुअली एक्टिव हो अगर एक्टिव हो तो आपको पैप टेस्ट रेगुलरली करवाना चाहिए, नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, लेकिन इसमें तो कराना पड़ता है। और सेक्शुअली एक्टिव होने की वजह से, मतलब अगर एज है आपकी 18, अर्ली स्टेज में आप सेक्शुअली कांटेक्ट में आ गए, तो उस कंडीशन में इस डिजीज़ का होना चांसेस हैं। एटलीस्ट 3 इयर्स तक आप पैप टेस्ट कराओ, एवरी 3 इयर्स में कराओ, है ना। और जैसे अगर वुमेन्स के रिस्क फैक्टर इस चीज़ में भी बढ़ जाते हैं, उसके लाइफस्टाइल कैसा है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है ना, तो ये सारी चीज़ें हम प्रिवेंशन में मेंशन करेंगे। सो क्विक रिव्यू ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। हमने आज सर्वाइकल कैंसर देखा। तो सर्वाइकल कैंसर में हमने देखा कि सर्वाइकल कैंसर डेवलप होता है सर्विक्स की लाइनिंग में, है ना, यूट्रस के लोअर साइड में और वेजाइनल के एंटर में, है ना। और फिर ये देखने के बाद हमने देखा इसके रिस्क फैक्टर और कॉजेज। तो उसमें हमने देखा था कि सर्वाइकल टिश्यू और डेवलप हो रहे हैं, एबनॉर्मल चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पे, और सेक्शुअल भी कांटेक्ट होने की वजह से, मल्टीपल पार्टनर्स चेंज करने की वजह से, पैप टेस्ट नहीं करवाने की वजह से, है ना, इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से, सिगरेट स्मोक करने की वजह से, ये सारे हमने उसके कॉजेज देखे। फिर उसके बाद हमने बात करी इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, जिसमें स्टेप बाय स्टेप ये बताया गया कि कैसे कैंसर अफेक्ट कर रहा है सर्विक्स में किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से। फिर हमने बात की इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने ये देखा कि वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, वाटरी वेजाइनल डिस्चार्जेस हो रहे हैं इंटरकोर्स के बाद,
और पेल्विक में और लोअर बैक पेन में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, पेनफुल यूरिनेशन, ओडीमा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखी। फिर हमने इसके डायग्नोसिस के बारे में बात की। फिर डायग्नोसिस में हमने जितने भी लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस किया। आफ्टर दैट वी हैव कम टू द मैनेजमेंट, इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में आप सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स दोगे, उसके पेन से रिलेटेड, उनके सिम्टम्स से रिलेटेड, है ना। और उसके बाद हम सर्जरी रिलेटेड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में आते हैं, जिसमें हमने सर्जरीज के बारे में देखा। फिर हमने नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में देखा, जिसमें नर्सिंग में प्री और पोस्ट केयर के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने प्रिवेंशन के बारे में देखा, जिसमें हमने ये बताया कि पैप टेस्ट रेगुलरली कराना चाहिए। अगर अर्ली स्टेज में आप सेक्सुअली कांटेक्ट में आ गए तो आपको पैप टेस्ट कराना चाहिए, नो मैटर यू आर हाउ मच यू ओल्ड यू और कितने भी आप बड़े हो जाओ या कितने भी आप ईयर्स के रहो, आप करवाओ उसको। और हर 3 ईयर्स में आपको बैक टू बैक करवाना ही चाहिए, और अगर ऐसा कुछ फाइंड आउट होता है तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास। Next we are continue the uterus cancer. Thank you.